हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारा जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिया है, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। कुछ जो कॉमनली जो यूज किए जाने वाले हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं, या फिर हम यूं कहें कि जो डिसऑर्डर्स बनते हैं अलग अलग हमारे कोग्निटिव फंक्शंस के, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो डिजीज पोर्शन है उसके बारे में। ठीक है, आज से हमारा जो डिजीज पोर्शन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे पहले जो डिजीज पढ़ेंगे वो हमारा होगा सीजोफ्रेनिया। क्या होगा भाई? सीजोफ्रेनिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सीजोफ्रेनिया। आज हम सीजोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास बड़ा टॉपिक है, एक क्लास में हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा सीजोफ्रेनिया को कंप्लीट करवाना। तो सीजोफ्रेनिया की हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में हम इसको कंप्लीट करवा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये रखिए सीजोफ्रेनिया। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री की देखें, सबसे पहले अगर हम इसका मीनिंग देख लें, तो मीनिंग क्या है? ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीक वर्ड क्या क्या है? स्कीजो प्लस फ्रेनिया। स्कीजो प्लस फ्रेनिया। ठीक है, स्कीजो यानी स्प्लिट, एंड फ्रेनिया यानी माइंड। मतलब जो आपका माइंड है उसमें क्या आ गया है? स्प्लिट हो गया है, वो उसमें डिवाइडेशन आ गया है। स्प्लिट यानी क्या हो सकता है? डिवाइडेशन। डिवाइड हो गया है वो। क्लियर है? मतलब माइंड में कोई ना कोई डिस्टरबेंस अवेलेबल हो गया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्प्लिट या फिर सीजोफ्रेनिया। क्लियर है भाई? समझ में, इतना समझ में आया? सीजोफ्रेनिया यानी क्या हुआ? ग्रीक वर्ड है, स्कीजो से बना हुआ है प्लस फ्रेनिया। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें कि स्प्लिट का मतलब डिवाइड होना, और फ्रेनिया का मतलब आपका क्या हो जाएगा? फ्रेनिया। फ्रेनिया है भाई ये। ठीक है, फ्रेनिया यानी आपका माइंड। क्लियर है? अब हम ये देखें कि इसकी जो सीजोफ्रेनिया है उसको कैसे टर्म दिया गया, कब दिया गया, इससे पहले किस नाम से हम इसको जानते थे। तो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट हैं बेनेडिक्ट मोरेल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो साइन सिम्टम्स इनके अपीयर होते थे, जो पेशेंट्स थे, जो सीजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स थे, जब उनमें साइन सिम्टम्स के बेसिस पे इन्होंने जो पेशेंट थे उनको डायग्नोज किया और उसका नाम दिया क्या? डिमेंस प्रिकोस। डिमेंस प्रिकोस। ठीक है, तो ये इन्होंने नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स जो उन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, किसने दिया? बेनेडिक्ट मोरेल ने। क्या नाम दिया? डिमेंस प्रिकोस। उसके बाद एमिल क्रिपलिन जो साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने इसके जो साइन सिम्टम्स थे उसके बेसिस पे इसको नाम दिया डिमेंशिया प्रिकोक्स। क्या नाम दिया भाई? डिमेंशिया प्रिकोक्स। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करें कि जो एमिल क्रिपलिन थे उन्होंने डिमेंशिया प्रिकोक्स नाम दिया। साथ के साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको 2 भागों में बांटा। जो एमिल क्रिपलिन साहब हैं इन्होंने क्या किया कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा क्या किया उन्होंने? डिमेंशिया प्रिकोक्स। एंड सेकंड उन्होंने बताया कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो हमारे पास होते हैं मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। ठीक है, तो 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। किनको? मेंटल डिसऑर्डर्स को। पहला क्या बताया उन्होंने? पहला उन्होंने बताया डिमेंशिया प्रिकोक्स, एंड सेकंड उन्होंने बताया मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उन्होंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया। ठीक है, तो जो डिमेंशिया प्रिकोक्स है इसमें उन्होंने बताया कि जो आपके कोग्निटिव फंक्शंस हैं, कोग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। कोग्निटिव इंपेयरमेंट।
तो जो डिमेंशिया प्रिकोक्स था उसमें उन्होंने बताया कि इसमें कोग्निटिव इंपेयरमेंट हमें देखने को मिल रहा है, और उन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया कि इसका जो ऑनसेट है वो क्या होता है, अर्ली अर्ली ऑनसेट होता है भाई। ठीक है, तो डिमेंशिया प्रिकोक्स के बारे में क्या है कि इसमें कोग्निटिव इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलता है, और दूसरी चीज ये क्या होता है, अर्ली ऑनसेट होता है। ठीक है, जबकि मैनिक डिप्रेसिव की बात करें तो ये आपका क्या होता है, एपिसोडिक होता है, एपिसोडिक। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होता है इसमें मैनिक डिप्रेसिव इलनेस में, इसका जो कोग्निटिव इंपेयरमेंट हमें डिमेंशिया प्रिकोक्स में देखने को मिल रहा था वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। नो कोग्निटिव इंपेयरमेंट, नो कोग्निटिव इंपेयरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू एमिल क्रिपलिन जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला डिमेंशिया प्रिकोक्स एंड सेकंड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। दोनों में डिफरेंस समझ गए क्या है, डिमेंशिया प्रिकोक्स में कोग्निटिव इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलता है, और जो मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है उसमें हमें कोग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है भाई इतना? चलिए नेक्स्ट की तरफ हम चले। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए यूगेन ब्लूलर। ठीक है, इनके बारे में हमें सब पता है कि इन्होंने ही जो टर्म है वो कोइंड की थी, क्या, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया। तो जो सीजोफ्रेनिया नाम है वो किसने दिया था, यूगेन ब्लूलर ने। ठीक है, कब दिया था, ये उन्होंने दिया था 1908 में। तो ये हो गया यूगेन ब्लूलर के बारे में। अब उन्होंने क्या किया कि जो सीजोफ्रेनिया है उसके लिए उन्होंने 4 सिम्टम्स बताए। ठीक है, जो किस नाम से जाने जाते हैं, ब्लूलर्स 4AS सिम्टम्स के नाम से जाने जाते हैं। अब वो साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला इसमें आपके पास आता है ऑटिज्म। क्या होता है भाई, ऑटिज्म। अब ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, तो ऑटिज्म का मतलब होता है कि सेल्फ सेंटर्ड होना, या फिर हम इसको ये कहें फैंटेसी थिंकिंग हो जाना, फैंटेसी थिंकिंग। ठीक है, जो बच्चा है या फिर जो पेशेंट है वो अपने आप में ही खोया रहेगा, अपने ही ख्यालों में डूबा रहेगा। ठीक है, उसको किसी और से कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑटिज्म या फिर ऑटिस्टिक थिंकिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा हम इसका क्या नाम दे सकते हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो टोटल इन्होंने कितने बताए, ब्लूलर ने 4AS, तो ये पहला आपका ए हो गया। दूसरा ए उन्होंने क्या बताया, दूसरे ए के बारे में उन्होंने बताया अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, इन एप्रोप्रिएट। अब देखिए भाई अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट में क्या होता है कि जहां पे जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अफेक्ट, मतलब अपने जो इमोशंस हैं उनको आप कैसे शो कर रहे हो, एक्सप्रेशन ऑफ आपकी इनर फीलिंग्स कैसे आप उनको दिखा रहे हो। तो जैसे अगर इसका हम एग्जांपल लें कि हैप्पीनेस की सिचुएशन है एंड दूसरी जगह हमारे पास सैडनेस की सिचुएशन है। अब नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है अपने आप को, हैप्पीनेस में वो हैप्पी रहता है, सैडनेस में वो दुखी होता है, जबकि ये जो पेशेंट है ये हैप्पीनेस में आपको सैड देखने को मिलेगा। ठीक है, शायद आवाज का कुछ मिस्टेक हुआ है, आवाज चली गई थी। हम इसको एक बार वापस से समझा देते हैं कि जो ब्लूलर है उन्होंने क्या किया, 4AS सिम्टम्स बताए।
ठीक है। तो 4 AS सिम्टम्स में उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, उन्होंने बताया ऑटिज्म के बारे में, कि जो पेशेंट है वो क्या करेगा, अपने आप में खोया रहेगा, ठीक है, वो अपनी एक अलग ही फैंटेसी दुनिया में चला जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या बताया, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट में उन्होंने क्या बताया कि दो कंडीशन होती है, जैसे हम बात करें कि एक आपकी कंडीशन है हैप्पीनेस की और एक आपकी है सैडनेस की, ठीक है। एक जगह है हैप्पी और एक जगह है सैड। अब इसमें पेशेंट कैसे बिहेव करेगा, तो नॉर्मली इंडिविजुअल जो है वो हैप्पी सिचुएशन में हैप्पी बिहेव करता है, सैडनेस में वो अपना सैड शो करता है। जबकि यहाँ पे जो पेशेंट है वो हैप्पीनेस की सिचुएशन में सैड बिहेव करेगा और सैडनेस की सिचुएशन में वो हैप्पी बिहेव करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बिहेव नहीं कर पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि और क्या साइन सिम्टम्स इन्होंने दिए थे। अभी तो 2 ही हुए हैं, हमें 2 और पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरे की अगर हम बात करें कि और बिलोनर ने कौन कौन से 4 AS में तीसरा क्या बताया, तो उन्होंने जो तीसरा था वो बताया एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस के बारे में उन्होंने क्या बताया कि सेम पर्सन के रिगार्डिंग जो इंडिविजुअल है या फिर जो पेशेंट है उसकी फीलिंग्स चेंज होना, ठीक है। मतलब कि एक बार में सेम पॉइंट पे सेम इंडिविजुअल के लिए 2 ऑपोजिट फीलिंग्स होना, ठीक है। एम्बीवेलेंस का क्या मतलब होता है, 2 ऑपोजिट फीलिंग्स, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऑपोजिट फीलिंग्स फॉर ए इंडिविजुअल एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, कि एक ही समय पे एक ही इंडिविजुअल के लिए 2 अलग अलग प्रकार से फीलिंग्स रखना, वो क्या कहलाता है, आपका एम्बिवेलेंस, ठीक है। एंड हमारे पास जो चौथा ए है वो क्या कहलाता है, वो कौन सा है, फर्स्ट ऑटिज्म हमने देखा, नेक्स्ट हमने देखा अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, फिर हमने एम्बिवेलेंस, एंड जो चौथा है वो क्या है आपका, एसोसिएटिव ल्यूजनेस, ठीक है। एसोसिएटिव ल्यूजनेस, ये क्या है, आपका थॉट का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है या फिर जो सेंटेंस होता है उसके बीच में वो क्या करता है, अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाता है, वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपनी बात जो कह रहा होता है उससे वो हट जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझें कि किसी ने आपसे पूछा कि आज का मौसम कैसा है, तो आप एक्सप्लेन करने लगे, या फिर आपसे किसी ने पूछा कि हाँ भाई नर्सिंग के बारे में बताओ, ठीक है। तो नर्सिंग के बारे में आपने पेशेंट बताना चालू करेगा, 2 लाइन वो बताएगा, फिर तीसरी लाइन में वो क्या करेगा कि आईटी डिपार्टमेंट में चला जाएगा या फिर बीटेक के बारे में बताने लग जाएगा। मतलब जो टॉपिक चल रहा था उससे वो एसोसिएट नहीं कर पा रहा है, अब उससे वो एसोसिएशन उसका टूट चुका है, तो वो क्या कहलाता है, एसोसिएटिव ल्यूजनेस। तो ये टोटल उन्होंने क्या दिए, 4 ए दिए थे, पहला ए 2 3 और 4। तो इसके बेसिस पे जो एगोन बुलोलर है उन्होंने क्या बताया कि सीजोफ्रेनिया में ये 4 सिम्टम तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट थे कार्ट स्किनर, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पेशेंट में कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं हमारे पास, ये जो है इन्होंने बताया, इन्होंने जो अपने सिम्टम्स दिए थे उनको हम बोलते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, ठीक है। जो कार्ट स्किनर है इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो सिम्टम्स दिए उनको हम बोलते हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। अब ये फर्स्ट रैंक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनमें पाया जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो जो आपका फर्स्ट सिम्टम है वो कौन सा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन के बारे में हम बात करें तो ये ऑडिटरी जो हेलुसिनेशन है ये पेशेंट में 3 प्रकार से हो सकता है। जो हेलुसिनेशन है वो हमारे पास पेशेंट में 3 प्रकार से हो सकता है। हेलुसिनेशन के बारे में सबको पता है क्या होता है, ये हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन यानी जो परसेप्शन कर रहा है पेशेंट वो क्या करे, परसीव कर ले, जबकि एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी पेशेंट को ऐसा लगना कि हाँ उसको कुछ ना कुछ चीज सुनाई दे रही है, तो वो आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाएगा कि सामने कोई भी बात करने वाला नहीं है,
फिर भी पेशेंट को आवाज आ रही है कि यार ये दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें हम बात करें कि आपका ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है एंड टर्सरी हो सकता है। मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, जो हेलुसिनेशन है वो तीन प्रकार से हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन में क्या होता है कि पेशेंट को खुद की ही आवाज सुनाई देती है, ऑन साउंड। उसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर से कोई आवाज आ रही है या फिर मैं ही बात कर रहा हूं, मेरे कोई मेरी ही आवाज सुनाई दे रहा है, जबकि वो पेशेंट बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। ठीक है, आप गए, आपने देखा कि हाँ भाई पेशेंट ना अपने ही बारे में बात कर रहा है, अपने बैठा बैठा बात कर रहा है। आपने जाके पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? तो पेशेंट आपको रिप्लाई करेगा कि सर मैं तो खुद से ही बात कर रहा हूँ, ये देखो ना ये बोल रहा है, मेरे को बार बार पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन, तो मैं इसको रिप्लाई कर रहा हूँ। जबकि पेशेंट चुप बैठा हुआ, मतलब पेशेंट को खुद की ही आवाज के साथ वो बात करता रहता है, वो आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन में क्या होता है? सेकंड पर्सन में ये होता है कि वो, उसको ऐसा लगना कि जो सामने वाले दो इंडिविजुअल हैं वो उसकी बात कर रहे हैं और वो उनका रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जबकि सामने ऐसा कोई भी नहीं होता है, बट उसको फिर भी ऐसा हेलुसिनेशन होना कि यार दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसको आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। मतलब वहां पे खुद बात नहीं कर रहा है, कोई दूसरा इंडिविजुअल की आवाजें उसको आ रही है कि हाँ ये दो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो कोई फला आदमी जो है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या है कि यार ये जो टीवी पे जो बातें चल रही है, मतलब एक ब्रॉड लेवल पे जो चीजें चल रही है, वो आवाजें मेरे को आ रही हैं, और यहाँ पे इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो आवाज है वो उसको कमांड कर रही है। कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि वो आवाज उसको कमांड भी कर रही है। तो ये तीन प्रकार से हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? थॉट एलिनेशन फिनोमेना। थॉट एलिनेशन फिनोमेना में क्या है? ये चीजें हम पढ़ भी चुके हैं एक बार, जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़े थॉट के डिसऑर्डर्स। तो थॉट एलिनेशन फिनोमेना में क्या है? तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। कौन कौन सी थी वो तीन चीजें? पहला था थॉट इंसर्शन, सेकंड थॉट विड्रॉवल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो तीन चीजें हम यहाँ पे थॉट एलिनेशन फिनोमेना में पढ़ते हैं। जब हमने थॉट के डिसऑर्डर्स पढ़े थे वहां पे भी इनके बारे में बात की थी। थॉट इंसर्शन में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगना कि जो वो अपना जो थिंकिंग है, वो जो सोच रहा है वो उसकी नहीं है, उसके दिमाग में किसी न किसी ने इंसर्ट कर दिया है, तो वो थॉट इंसर्शन। विड्रॉल में क्या होता है कि पेशेंट से आप कुछ भी पूछने जाओगे, आप उससे पूछोगे, आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई तू क्यों सोच नहीं रहा है, तो वो क्या कहेगा कि साहब मैं तो देखो सोचने समझने की क्षमता है नहीं, किसी ने ना मेरे सारे जो थिंकिंग है वो सारी बाहर निकाल ली है किसी ने। ठीक है, एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? पेशेंट को ऐसा लगना कि जहां पे भी, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, जहां पे भी जो चैनल्स चल रहे हैं, जहां पे जो भी एंकर बात कर रहे हैं, वो उस पेशेंट के ही थॉट है, वो पेशेंट ही बोल रहा है, या फिर पेशेंट को ऐसा लगना कि ये जो बोल रहा है ये मैंने सोचा हुआ था और ये सिर्फ अब बोल रहा है। तो अपनी बात को एक ब्रॉड लेवल पे जाके कहना कि हाँ जो भी इंसान टीवी पे बोल रहा है या फिर रेडियो पे बोल रहा है, वो जो थिंकिंग है वो मेरी ही थिंकिंग है, वो क्या कहलाता है? आपका थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं और क्या सिम्टम्स दिए इन्होंने बताया मेड फिनोमेना के बारे में। इसमें आपका फीलिंग्स, इंपल्स और एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो मेड फिनोमेना क्या है? उसमें ऐसे लगना कि जो पेशेंट की जो फीलिंग्स है, इसमें भी हम तीन चीज देखते हैं कौन कौन सी होती हैं, वो इम्पल्स, फीलिंग्स एंड एक्ट। तो पेशेंट को ऐसा लगना कि ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इम्पल्सेज हैं और ये जो एक्ट है, ये इसके खुद के नहीं है, ये किसी और इंडिविजुअल ने बनाए हैं। ठीक है, तो मेड फिनोमेना में उसको ऐसा लगना कि ये जो इम्पल्सेज मैं शो कर रहा हूँ, फिर जो मेरे फीलिंग्स हैं और जो मेरे एक्ट है, वो मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है, ये और किसी ने बनाए हैं। ये और किसी के इम्पल्सेज हैं जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, या फिर जो फीलिंग्स हैं ये भी और किसी की प्रेजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट चलें।
नेक्स्ट इन्होंने चौथा सिम्टम के बारे में बताया, सोमेटिक पैसिविटी। अब सोमेटिक पैसिविटी क्या है ये हम पढ़ चुके हैं कि पेशेंट को ऐसा लगना कि जो उसके विसरल है, सोमेटिक यानी विसरल, या फिर हम ये कहें कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स, तो पेशेंट को ऐसा लगना कि जो उसके बॉडी ऑर्गन्स है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी हुई है। एग्जाम्पल से हमने समझा कि मेरे तो पेट में आग लगी हुई है, मेरे तो घुटने में आग लगी हुई है, यहाँ पे हम लिखें इसका अगर एग्जाम्पल कि माई नी इज बर्निंग, कि मेरे घुटने में तो आग लगी हुई है सब। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका सोमेटिक पैसिविटी, मतलब एक्चुअल में ऐसी चीज नहीं है, बट पेशेंट को अपने जो बॉडी है, अपने जो विसरल ऑर्गन्स है उनके बारे में ऐसा फीलिंग्स होना कि हाँ मेरी बॉडी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी हो रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सिम्टम डेल्यूजन परसेप्शन। अब डेल्यूजनल परसेप्शन का क्या मतलब होता है, तो दो टर्म्स है आपके पास यहाँ पे, एक होता है डेल्यूजन और एक होता है परसेप्शन। अब यहाँ पे पेशेंट को परसेप्शन भी हो रहा है और फिर परसेप्शन होने के बाद डेल्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब जो परसेप्शन है वो पेशेंट को क्या होता है, राइट होता है। परसेप्शन जो है वो क्या होता है, रियल, मतलब पेशेंट कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल भी अगर वो चीज देखे तो वो एक्चुअल में ही होती है। जैसे कि पेशेंट ने देखा कि सामने कोई भी एक वो रखा हुआ है, चम्मच रखी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझे कि उसने देखा कि सामने चम्मच रखी हुई है, पेशेंट ने ये समझा कि हाँ ये चम्मच है, उसको रियल परसेप्शन हुआ कि चम्मच है। फिर उसने देखा कि साथ में एक वो भी रखा हुआ है, कोई भी एक बर्थडे कैप ही मान लो कि बर्थडे कैप रखी हुई है, फिर कोई क्राउन रखा हुआ है, क्राउन रखा हुआ है। तो पेशेंट ने वो क्या समझा, पहली चीज उसने देखी कि हाँ भाई स्पून रखी हुई है, वो उसने सही से समझा। फिर उसने देखा कि क्राउन रखा हुआ है, वो भी उसने सही से परसीव किया। फिर उसके बाद उसने डेल्यूजन समझा कि यार ये तो मेरा ताज मुकुट है, मैं तो राजा हूं। फिर उसको क्या हुआ, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गई। पहले उसने जो परसेप्शन था वो बिल्कुल रियल किया, जो चीजें जैसी रखी हुई थी उसने वैसे ही समझी, उसके बाद उसका क्या हुआ, उसमें क्या आ गया, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, मतलब उसने देखा कि यार ये जो चम्मच है ये तो मेरा क्या है, हथियार है, और जो ताज रखा हुआ है वो मेरा मुकुट है, और मैं कोई ना कोई बड़ा राजा हूं। ठीक है, तो वो फिर उससे को क्या हुआ, डेल्यूजन में कन्वर्ट हो गया। पहले उसने परसेप्शन अच्छा किया, परसेप्शन उसका बिल्कुल रियल था, बट फिर बाद में उसको क्या डेवलप हो गया, उस परसेप्शन को लेके डेल्यूजन डेवलप हो गया। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास डेल्यूजनल परसेप्शन के बारे में। अब इसमें जो डेल्यूजनल्स है वो भी हमारे पास दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला इसमें हो सकता है प्राइमरी, एंड एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि उसके पीछे कोई भी आपके पास एसोसिएटेड दूसरे सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी मतलब मोरबिड जो फिनोमिना है, मोरबिड फिनोमिना एब्सेंट होती है। मोरबिड फिनोमिना का मतलब होता है कि कोई दूसरी एसोसिएटेड डिजीज कंडीशन वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि सेकेंडरी में क्या है, कोई ना कोई मोरबिड फिनोमिना प्रेजेंट होती है, जैसे कि मेनिया के पेशेंट में डेल्यूजन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मोरबिड फिनोमिना वहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है भाई, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो सिजोफ्रेनिया है उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हिस्ट्री के साथ साथ उसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चले, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या थे, नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू टिमोथी क्रो। अब इन्होंने क्या बताया, टिमोथी क्रो ने, इसके बारे में भी हम देखें। चलो जी इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो जो टिमोथी क्रो थे इन्होंने बताया कि जो सीजोफ्रेनिया है, इन्होंने भी उसके जो सिम्टम्स थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया, कि ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सिजोफ्रेनिया दो प्रकार से हो सकता है, पहले जो आए सिम्टम्स उनको उन्होंने बताया पॉजिटिव सिम्टम्स, एंड दूसरी तरफ उन्होंने क्या बताया, नेगेटिव। ठीक है,
कि पेशेंट में दो प्रकार से सिम्टम्स आ सकते हैं। पहला, पॉजिटिव सिम्टम्स आ सकते हैं, और सेकंड क्या हो सकता है कि पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम्स आ सकते हैं। ये किन्होंने बताया? टिमोथी क्रो ने। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपके क्या है, इसके आने वाले सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स, ठीक है भाई। अब जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उनका मतलब होता है कि इंसान नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल है, वो अपनी लाइफ जी रहा है। अब उसके जो नॉर्मल फंक्शंस थे उनसे एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाना, एक्स्ट्रा चीजें होने लग जाना, वही आपका क्या कहलाता है? पॉजिटिव फंक्शंस या फिर पॉजिटिव सिम्टम्स। जबकि नेगेटिव में क्या होता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो भी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास एक्सेस में होना, इंक्रीज, एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज। क्लियर है ये? या फिर इसको हम बोल सकते हैं एडिशनल। एडिशनल कि नॉर्मल फिनोमेना से हट के उसके पास और एडिशनल चीजें आ गई हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स। जबकि नेगेटिव में क्या होता है कि जो उसके पास प्रेजेंट है उसमें से भी चीजें चली गई हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो चीजें थी उनमें एक्सेस हुआ, साथ के साथ कुछ चीजें एडिशनल भी आ गई है। जबकि नेगेटिव में क्या हुआ, जो चीज मेरे पास थी उसमें से भी कुछ चीज चली गई है, तो वो आपका क्या कहलाता है? नेगेटिव। अब अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो पॉजिटिव में हमारे पास जैसे हम बात करें हेलुसिनेशन। कौन सा भाई? हेलुसिनेशन। और जैसे कि डेल्यूजन। ठीक है, कौन कौन से साइन सिम्टम्स पॉजिटिव में देखने को मिलते हैं? हेलुसिनेशन और दूसरा डेल्यूजन। अब ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होता, तो ये तो एक्स्ट्रा ही हुआ कि हेलुसिनेशन यानी उसको बहुत कुछ चीजें सुनाई दे रही हैं, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं, तो एडिशनल आया। डेल्यूजन क्या है? ये भी एडिशनल है, उसको ऐसी फीलिंग्स आना कि यार वही है जो भी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास एडिशनल में आई। अब अगर हम मोस्ट कॉमनली की बात करें, जो आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कौन सा होगा भाई, तो ये आपका होगा ऑडिटरी। कौन से टाइप का हेलुसिनेशन होता है? ऑडिटरी। एंड डेल्यूजन की बात करें तो कौन से टाइप का डेल्यूजन होता है? परसिक्यूटरी। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हेलुसिनेशन कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली और डेल्यूजन कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली। तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम बात करें कि और क्या क्या चीज हमें इसमें देखने को मिलती है, तो हम बात करें अब नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें हम, तो नेगेटिव सिम्टम्स में हमने क्या कहा कि जो चीजें मेरे पास थी या फिर जो पेशेंट के पास पहले से थी, अब वो सारी चीजें चली गई हैं, वो कहीं गायब हो गई है, उनमें से कुछ चीज चली गई है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स वहां पे नेगेटिव में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि एनहेडोनिया। ठीक है, एनेडोनिया का यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब पहले उसको जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज या फिर कोई भी मेंटल एक्टिविटीज जिनसे उनको हैप्पीनेस मिलती थी, अब उसको उन चीजों में कोई भी एक्टिविटी में कोई भी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो वो क्या कहलाता है? एनेडोनिया। मतलब पहले वो फंक्शंस थे उसके पास बट अब क्या हो गए? कम हो गए। और भाई और क्या हो सकता है एनेडोनिया के अलावा? एपैथी। एपैथी यानी जो उसके इमोशंस थे उनमें गिरावट आ गई है, डिक्रीज इमोशंस। पहले वो पेशेंट अच्छे से इमोशनल बिहेव करता था बट अब उसके जो इमोशंस हैं वो कम हो गए हैं। क्लियर है? और क्या हो सकता है भाई? और हम इसमें देखें एवोल्यूशन।
ठीक है। एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? एवोल्यूशन का मतलब होता है लेक ऑफ मोटिव्स, मतलब पहले उसमें क्या था, लेक ऑफ मोटिव्स। पहले वो अच्छे से मोटिवेटेड था कि हाँ मेरे को लाइफ में ये काम करना है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, मुझे इन चीजों की जरूरत है। अब आप उससे पूछोगे वो क्या कहेगा, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उसकी लाइफ में से मोटिव खत्म हो गया है, नीड्स खत्म हो गई, उसके गोल खत्म हो गए हैं। तो वो क्या कहलाता है, एवोल्यूशन। तो ये देख रहे हो, जो पहले उसके पास सारी चीजें थी प्रॉपर रूप से, अब वहां से वो क्या हो गई है, कम हो गई है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स, की जो चीजें प्रेजेंट थी वो भी अब वहां पे कम हो गई है। ठीक है। और सिम्टम्स की हम बात करें, और क्या हो सकता है भाई, एलोगिया। एलोगिया का क्या मतलब होता है, कि जो पेशेंट पहले कम्युनिकेट कर पा रहा था अच्छे से, ठीक है, नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल था, वो अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा था, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी बहुत अच्छी थी, सबसे हंस के बात करता था, अच्छे से रेस्पॉन्ड करता था। अब क्या हो गया, उसका जो वर्बल कम्युनिकेशन है, डिक्रीज वर्बल कम्युनिकेशन, अब वो लोगों से बात नहीं कर पाता है। तो वो क्या हो गया, एलोगिया। ये भी नॉर्मल फंक्शन से कम हुआ। ठीक है, तो ये भी हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में इंक्लूड हो गया। और हम बात करें कि और क्या नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, तो अभी हमने देखा पेशेंट में क्या हो रहा है, अफेक्ट ब्लेंटिंग। ठीक है, मतलब जो उसके इमोशंस थे वो कहाँ पे आ गए, जीरो लेवल पे आ गए लगभग लगभग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स में। और अगर हम बात करें कि और भी इसमें हो सकता है कि पेशेंट क्या है, अटेंशन नहीं बना पा रहा है, अटेंशन डेफिसिट हो गया है, पेशेंट अब किसी भी चीज पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे क्या है हमारे पास पेशेंट के नेगेटिव सिम्टम्स। मतलब जो चीज जितनी होनी चाहिए उससे जितनी भी कम मिले, कि पेशेंट पहले अच्छे से हंस मुख रहा था, हंसता था, खेलता था, लोगों से बातें करता था, अपनी एक्टिविटी करता था, वो सारी चीजों में उनमें गिरावट आ जाए, कमी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स। क्लियर है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स है, जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं इनको हम यहीं पे लिख देते हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट को हुआ है तो पेशेंट को जो ठीक होने की जो चांसेस हैं वो हमारे पास अच्छे होते हैं। देखिए भाई, जो चीज एक्स्ट्रा हुई है उसको तो हम कट कर सकते हैं, इजीली कट कर पाते हैं। ठीक है, कि हाँ यार मेरे पास ये दो चीजें हैं तो दोनों से ही मेरे को सेम चीज मिल रही है, सेम बेनिफिट हो रहा है, तो मैं एक चीज छोड़ सकता हूँ, थोड़ा इजी होता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, पेशेंट के जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं या फिर जो चीज एडिशनल आई हैं उनको ठीक करना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा होता है, गुड। जबकि जो नेगेटिव सिम्टम्स है इनका जो प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके पास पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस। जो नेगेटिव सिम्टम्स है अगर पेशेंट में आ रहे हैं तो वो हमारे पास पुअर प्रोग्नोसिस होता है पेशेंट का, एंड जो पॉजिटिव सिम्टम्स है वो हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस होते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, एक और चीज हम इसमें देखें कि और क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम्स को हम जो ट्रीट करते हैं वो ट्रीट करते हैं हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, और जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, एटिपिकल एंटी साइकोटिक। ठीक है, पॉजिटिव को ठीक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं टिपिकल, और नेगेटिव को ठीक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एटिपिकल। क्लियर है। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा पटना, PTNA। ठीक है, पॉजिटिव, ये आपके पॉजिटिव सिम्टम्स ठीक किससे किया हमने, टिपिकल से,
ये आपके नेगेटिव सिम्टम्स ठीक हमने किससे किया, एटिपिकल। तो ये आपका जो मेनोमिक्स है ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव सिम्टम्स को हम कैसे ठीक करते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स को हम कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बेस है कि पॉजिटिव सिम्टम्स को आप टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के साथ ठीक करोगे और जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनको आप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से ठीक करने वाले हैं। समझ में आ रहा है सभी को? आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आपके जो अपना फीडबैक है वो जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा जो फीडबैक देंगे हम उसी के अकॉर्डिंग और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें लगेगा कि हाँ हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बट उसके लिए हमें जरूरी क्या है, आपके फीडबैक्स। और आप फीडबैक कब करोगे, जब आप लेक्चर्स देखोगे तो अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू टिमोथी क्रो जो सिम्टम्स आ रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है भाई, समझ गए सभी इतना? चलिए नेक्स्ट हम बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग हम इसका पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने स्लाइड में पढ़ लिया था कि क्या मीनिंग होता है। ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, स्कीजो प्लस फ्रेनिया। स्कीजो यानी स्प्लिट आ गया, ठीक है, स्कीजो यानी स्प्लिट हो गया, एंड फ्रेनिया, फ्रेनिया, फ्रेनिया यानी आपका माइंड। ठीक है, तो ये इसकी हो गई मीनिंग कि सिजोफ्रेनिया का क्या मतलब निकलता है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू DSM-5, अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM क्या मतलब है भाई, तो ये हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है। DSM का फुल फॉर्म क्या होता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो किसके लिए आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स है उनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कहां से आते हैं ये DSM, तो ये आपका देता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA। ठीक है, कौन सा चैप्टर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, 5th। एक और चीज बताई थी इसमें क्या होता है, TR। अब TR आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि TR का क्या मतलब होता है। ये हमने डिस्कस कर भी चुके हैं पहले कि TR की फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि DSM 5th TR ऐसे लिखा होता है, तो इसमें जो TR है उसका क्या मतलब है ये हमने बताया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि TR का क्या मतलब होता है। क्लियर है? अब इन्होंने क्या बताया, DSM-5 में बताया कि जो सीजोफ्रेनिया है वो सीजोफ्रेनिया कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है, ये क्या है, डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया क्या है, एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ये क्या है भाई, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एंड अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कि कौन कौन सी डिफॉर्मिटी हुई है, कौन कौन सी चीजों में अल्ट्रेशन हुआ है जिनकी वजह से हम यहाँ पे इनको ग्रुप ऑफ बोल रहे हैं। तो पहली चीज इसमें हमें जो डिस्टर्ब देखने को मिलती है वो होता है बिहेवियर। ठीक है, सेकंड जो चीज देखने को मिलती है वो होता है अफेक्ट, एंड जो थर्ड वन है वो हमारे पास होता है थॉट। तो जो सीजोफ्रेनिया है वो आपका जो डिसऑर्डर है, वो क्या डिसऑर्डर है, तो वो हमारे पास बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट का डिसऑर्डर है, बैट। ठीक है, इसमें आपको बिहेवियर से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी, अफेक्ट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी, एंड थॉट से रिलेटेड हमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है।
जैसे बिहेवियर से रिलेटेड जो पेशेंट है वो कैसा बिहेव करने लग जाता है, बिजार बिहेवियर करने लग जाता है। बिजार यानी अतरंगी, अजीब सा। अफेक्ट, अफेक्ट हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि पेशेंट में एपैथी हो जाती है, फ्लड अफेक्ट आ जाता है, ब्लंटिंग अफेक्ट आ जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है, एनेडोनिया हो जाता है, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। तो काफी सारी टर्म हम पढ़ चुके हैं अभी इसमें। एंड थॉट, थॉट में भी हमने पढ़ा है कि उसको डेल्यूजन हो जाता है, उसको थॉट एलियनेशंस आ जाता है, थॉट इंसर्शन देखने को मिलता है, थॉट विड्रॉल देखने को मिलता है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास और भी जो थॉट के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि इकोलेलिया है, इकोप्रेसिया है, नेगेटिविज्म है, तो ये सारी चीजें भी हमें इस पेशेंट में देखने को मिलती है। तो जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसमें हमें तीन चीजों में अल्टरेशन देखने को मिल रहा है। पहला उसका बिहेवियर, सेकंड है उसका अफेक्ट, एंड थर्ड वन उसके थॉट्स। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास DSM-5 के द्वारा जो सिजोफ्रेनिया था उसकी डेफिनेशन के बारे में। ये क्या है कि इट इज नॉट ए डिजीज, इट्स ए डिसऑर्डर, यानी डिसऑर्डर यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, और किन की चीजों में अल्टरेशन होता है, विच इंक्लूड्स बिहेवियर, अफेक्ट एंड थॉट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है कि इसकी जो लाइफ टाइम प्रिविलेंस है, लाइफ टाइम प्रिविलेंस का मतलब है कि एक प्रोपोर्शन देखा जाता है कंप्लीट पॉपुलेशन से। तो वो जो प्रोपोर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, वो हमें देखने को मिलता है 7%। एंड अर्लियर स्टडीज के अकॉर्डिंग, ये जो है ये आपका रिसेंट अपडेट है, रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग एंड अर्लियर स्टडीज के अकॉर्डिंग ये हमें देखने को मिलता था 1%। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास एपिडेमियोलॉजी में प्रिवलेंस के बारे में। उसके बाद हम देखें कि इंसिडेंस रेट, कि किस रेट से ये हो सकता है। तो इंसिडेंस इसमें होता है हमारे पास 0.15 टू 0.25 पर 1000, कि 1000 पे 0.15 से 0.25 लोगों में हमें इसमें देखने को इंसिडेंस इसका देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया। अब अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में ऐसा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। तो जेंडर में क्या होता है उसको हम समझे, मेल एंड फीमेल दोनों में बराबर हो सकता है, बट फर्क ये है कि मेल में जो इसका ऑनसेट होता है वो थोड़ा अर्ली होता है, अर्ली ऑनसेट, एंड फीमेल में क्या होता है, लेट ऑनसेट। एज ग्रुप की अगर हम बात करें कि मेल में अर्ली ऑनसेट हो रहा है तो कौन से एज ग्रुप में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है 10 से 25 साल, जबकि फीमेल्स में हमें ये देखने को मिलता है 25 से 35 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें कि प्रोग्नोसिस किसका अच्छा होता है, तो जो मेल है उनका जो प्रोग्नोसिस होता है वो होता है पुअर, पुअर प्रोग्नोसिस। एंड पुअर प्रोग्नोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका ऑनसेट अर्ली है, अर्ली एज में सिजोफ्रेनिया डेवलप हो गया है, उसकी वजह से जो मेल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब सॉरी अफेक्टेड नहीं, उनका जो ठीक होने की जो रेट है वो बहुत कम है, बहुत लेंथी टाइम तक उनमें सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। जबकि फीमेल में लेट ऑनसेट है, उसकी वजह से जो प्रोग्नोसिस है वो हमें कैसा मिलता है, गुड प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो दोनों में जो मेल है और जो फीमेल्स है उनके बारे में हमने बात कर ली कि दोनों में इक्वल हो सकता है, ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई मेल्स में ज्यादा होगा या फिर फीमेल्स में ज्यादा होगा, बट इसकी जो सीवियरिटी और जो इसका ठीक होने की रेट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो मेल्स में इसका प्रोग्नोसिस पुअर होगा, जबकि फीमेल्स में इसका जो प्रोग्नोसिस है वो क्या होता है, गुड होता है। ठीक है, इसका जो ऑनसेट की जो एज है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम इसके और रिस्क फैक्टर्स देखें कि और क्या क्या हमारे पास एसोसिएटिव रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पहला क्या हो सकता है, सोशियो
इकोनॉमिक स्टेटस, जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनमें जो सिजोफ्रेनिया है, मतलब जिनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, उनमें हमें सिजोफ्रेनिया के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आईक्यू लेवल, तो जो लो आईक्यू लेवल है वहां पे हमें सिजोफ्रेनिया ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी आपका क्या हुआ, लो। तो जो आईक्यू लेवल है लो, उसमें भी हमें पेशेंट में जो सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है भाई, वो बच्चा, कौन सा बच्चा, वो बच्चा, अरे बता दो सर कौन सा बच्चा, तो वो बच्चा जो कि सर्दियों में जन्मा है, विंटर बर्थ, वो बच्चा जिसका सर्दियों में जन्म हुआ है, उसमें हमारे पास चांसेस हो सकते हैं सीजोफ्रेनिया के। रिस्क फैक्टर्स में हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करें तो और रिस्क फैक्टर्स में और रिस्क फैक्टर्स में हम देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम देख चुके हैं कि जिनका लो होता है वहां पे देखने को मिलता है। आईक्यू लेवल, जहां पे लो आईक्यू लेवल है वहां पे हम बात करें। दूसरा, चाइल्ड विद विंटर बर्थ, मतलब वो बच्चे जिनका जन्म सर्दियों में हुआ है, वहां पे भी हमें सीजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो इंसान थिन होते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ओबेज की तुलना में। ठीक है। तो ये बॉडी बिल्डिंग में भी हमारे पास रिस्क फैक्टर, हम ये रिस्क फैक्टर्स क्या है कि इनकी वजह से हो सकता है, एग्जैक्ट कोजेज नहीं है। ठीक है। एग्जैक्ट कोज तो अगर हम देखने भी जाएं सिजोफ्रेनिया का, तो वो हमारे पास एब्सेंट ही होता है। तो ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे चले। ये लो जी, रिस्क फैक्टर में हमारे पास एक और चीज आ गई, हेरेडिटरी। अब जो सीजोफ्रेनिया है वो आपका हाईली हेरेडिटरी होता है, मतलब अगर पेरेंट्स में हो गया है तो बच्चों में चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं सीजोफ्रेनिया के ट्रांसफर होने का। ठीक है। अब कितना परसेंट रिस्क होता है उसके बारे में हम देखें कि नॉन ट्विन सिबलिंग्स का मतलब क्या है, जो भाई बहन है बट आपस में ट्विंस नहीं है, तो वहां पे हमें इसका जो रिस्क है वो देखने को मिलता है 8%। फिर हमारे पास क्या है, चाइल्ड विद वन पेरेंट विद सिजोफ्रेनिया, कि ऐसा बच्चा जिसके माता पिता में से किसी एक को सिजोफ्रेनिया है, तो इस पेशेंट में, बस बच्चे में भी चांसेस कितने होंगे, 12%, कि हो सकता है कि उस बच्चे में 12% चांसेज हो सिजोफ्रेनिया के डेवलप होने का। फिर हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मतलब दो जाइगोट बने, दोनों जाइगोट से अलग अलग बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो जाइगोटिक ट्विंस हुआ। उसमें आपके पास कितना रिस्क होता है, वहां पे भी आपके पास 12% रिस्क होता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड विद बोथ पेरेंट विद सिजोफ्रेनिया, अगर पेशेंट के या फिर बच्चे के दोनों पेरेंट्स में आपके पास सिजोफ्रेनिया है, तो उस बच्चे में आपके पास 40% रिस्क होगा, 40% रिस्क होगा सिजोफ्रेनिया के डेवलप होने का। और अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है कि एक ही जाइगोट से दो बच्चे बन रहे हैं, तो वहां पे आपके पास हाइयर रिस्क होता है सिजोफ्रेनिया के ट्रांसफर होने का। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हेरेडिटरी आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिजोफ्रेनिया के ट्रांसफर होने में। अगर नॉन सिबलिंग्स हैं तो वो आपका 8% रिस्क होता है वहां पे। अगर एक पेरेंट्स को सिजोफ्रेनिया है तो उस बच्चे में 12% चांस होते हैं। अगर वो ट्विंस डाइजाइगोटिक हैं तो हमारे पास डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब है कि अगर एक बच्चे में ट्विंस में सिजोफ्रेनिया आया तो दूसरे बच्चे में कितने परसेंट चांसेस होंगे। ठीक है, वो 12%। एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस का भी यही मतलब है कि अगर एक बच्चे में हमारे पास सिजोफ्रेनिया देखने को मिला, तो जो दूसरा उसका ट्विंस जो हो रहा है साथ में रेडी, उसमें कितने परसेंट तक वो ट्रांसफर हो सकता है, 47% तक वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास हेरेडिटरी, ये भी आपके रिस्क फैक्टर्स में ही इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक रिस्क फैक्टर और है,
क्या नाम है भाई रिस्क फैक्टर का? वेलो कार्डिनल सिंड्रोम या फिर डाइस और सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम क्या होता है? तो इसमें हमारे पास ये देखने को मिलता है इस सिंड्रोम में कि जो क्रोमोसोम होता है आपका 22 नंबर पे, कौन से नंबर पे? 22 क्रोमोसोम, उसमें हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है एक जीन की, जीन डेफिशिएंसी ऑन 22 क्रोमोसोम। ठीक है, जो 22वें नंबर का क्रोमोसोम है वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक जीन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका वेलो कार्डिनल सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें हमने किस में पढ़ी हैं? हमारे रिस्क फैक्टर्स में। और एक बार दोबारा से रिवाइज करके देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमने पढ़ा, आईक्यू लेवल, चाइल्ड विद विंटर बर्थ, बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जेंडर हो गया। फिर हमने पढ़ा हेरेडिटरी। हेरेडिटरी में हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि नॉन ट्विन सिबलिंग्स, चाइल्ड विद वन पेरेंट, डाइजाइगोटिक, उसके अलावा बोथ पेरेंट्स एंड मोनोजाइगोटिक। उसके बाद हमने पढ़े कि एक ऐसा सिंड्रोम वेलो कार्डिनल जिसमें कि 22वें क्रोमोसोम पे किसी जीन की डेफिशिएंसी हो जाना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपका सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि अर्ली ऑनसेट के बारे में हमने बात की कि अर्ली ऑनसेट हो रहा है तो भी पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हो रहा है। तो उसी के बेसिस पे हमने कुछ टर्म्स बनाए हैं कि एक होता है आपके पास अर्ली, एक होता है वेरी अर्ली और एक होता है लेट ऑनसेट। तो अगर हम इससे एज ग्रुप से पूछें, ये भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपका एज ग्रुप इनमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वेरी अर्ली ऑनसेट जो है वो हमें देखने को मिलता है, सॉरी, जो वेरी अर्ली है वो हमें देखने को मिलता है 13 ईयर्स या फिर उससे पहले हो जाना, लेस देन या फिर इक्वल टू 13 साल। अगर 13 साल की उम्र में या फिर उससे पहले पहले सीजोफ्रेनिया हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? वेरी अर्ली ऑनसेट। उसके बाद हम बात करें अर्ली ऑनसेट, तो यहाँ पे आपके पास है 17 ईयर्स। अगर 17 साल या उससे पहले आपके पास सीजोफ्रेनिया होता है तो उसको हम बोलते हैं अर्ली ऑनसेट। नेक्स्ट है आपके पास लेट ऑनसेट। अगर 45 या फिर 45 से अबोव आपके पास सिजोफ्रेनिया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेट ऑनसेट सिजोफ्रेनिया। एंड लेट ऑनसेट सिजोफ्रेनिया के हमारे पास एक ही फायदा है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो क्या होता है? गुड होता है। एंड जबकि जो अर्ली जो सिजोफ्रेनिया है हमारे पास, उनके जो प्रोग्नोसिस है वो कैसे होते हैं? पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिजोफ्रेनिया के जो हमने बात की थी ऑनसेट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अर्ली ऑनसेट, वेरी अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। क्लियर है? चलिए, अब हम उसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जब हम सिम्टम्स पढ़ ही रहे थे तो बाकी सिम्टम्स भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी सिम्टम्स भी हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमने कौन कौन से सिम्टम्स देख लिए, एक बार उसके बारे में यहाँ पे लिखूं अगर मैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? 4A सिम्टम्स। फिर हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट रेंज सिम्टम्स। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा थर्ड नंबर पे? आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो क्यों ना फिर जो बाकी के जो सिम्टम्स बचे हैं उनको भी आज ही पढ़ ले, ताकि हमारे पास जो सिम्टम्स है वो एक साथ ही हमारे पास हम उनको कवर कर लें, ताकि अलग अलग हमें ये ना देखना पड़े कि हाँ सिम्टम्स और दूसरी उसमें वीडियो में मिल सकते हैं या फिर कहाँ पे मिलेंगे। तो आपको जो सिम्टम्स है वो आज की ही क्लास में कंप्लीट करवा देता हूं मैं। चलिए, 4AS फर्स्ट रैंक पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ के और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं तो उनके बारे में हम बात करें तो आपके पास एक इसमें आता है कैटाटोनिक सिम्टम्स। चौथा हम यहाँ पे लिख देते हैं कैटाटोनिक सिम्टम्स। ठीक है, कैटाटोनिक सिम्टम्स। अब कैटाटोनिक सिम्टम्स में क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो बेसिकली ये जो सिम्टम्स है ये कौन से सिम्टम्स हैं?
मोटर सिम्टम्स है हमारी जो मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ये वो सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें ऐड करके देखें कि जो कैटाटोनिया है वो वर्ड्स किसने दिया, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो कैटाटोनिया वर्ड था वो दिया गया था कार्ल कहलबम के द्वारा, कार्ल कहलबम के द्वारा। ठीक है, तो ये कैटाटोनिया सिम्टम्स के बारे में। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं वो हम पढ़ें। तो इसमें सबसे पहले ही हम यहां से शुरू करते हैं लिखना कि जैसे कि स्टूपर हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, म्यूट एंड मोशनलेस, म्यूट एंड मोशनलेस, ये स्टूपर हो गया। सेकंड और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, इसमें हमारे पास आता है एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट में उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कैटाटोनिया में, तो और हमारे पास इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं, पेशेंट में कैटालेप्सी हो सकती है, कैटालेप्सी। ठीक है, कैटालेप्सी में हमने क्या बात की थी कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर वो शो करता है, रिपीटेटिंग मूवमेंट्स करता है, जिसमें हमने पढ़ा था अलग अलग कि स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होते हैं, स्टीरियोटाइप आपके पास जो वॉइस होता है वो होता है, फेशियल एक्सप्रेशन वो शो करता है, तो वो सारी चीजें। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल या फिर इसको समझें कैटालेप्सी में कि हमने क्या क्या पढ़े, जैसे कि मैनरिज्म। ठीक है, एक हमने इसमें पढ़ा स्टीरियोटाइप, दो चीज हमने इसमें पढ़ी, मैनरिज्म और स्टीरियोटाइप। अब जो मैनरिज्म होता है वो इसका, अगर बेसिकली हम इसका मतलब समझें कि रिपीटेटिंग, रिपीटेटिंग ओल्ड बिहेवियर, ओल्ड बिहेवियर, मतलब जो एक अजीब सा बिहेवियर है वो रिपीट करना बार बार। अब मैनरिज्म में तो क्या होता है, ये आपके पास कौन सा होता है, पर्पजफुल बिहेवियर होता है, पर्पसफुल बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहा है। जबकि स्टीरियोटाइप में क्या होता है, जो बिहेवियर रिपीट होता है वो आपका नॉन पर्पसफुल होता है। ठीक है, जो कैटाटोनिया में हम पढ़ते हैं कि कैटाटोनिया में पेशेंट ने एक फिक्स पोजीशन बना ली है। ठीक है, स्टीरियोटाइप पोस्चर बात की थी हमने। उसके बाद हमने क्या किया था कि पेशेंट हो सकता है कि बार बार सेम मूवमेंट कर रहा हो, मैनरिज्म के बारे में हमने बात की थी। अब मैनरिज्म में वो कैसे होते हैं, पर्पसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, किसमें डिवाइड किया गया इनको, कैटाटोनिक सिम्टम्स में। और क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कैटाटोनिक सिम्टम्स में, आपके हो सकता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बताया था कि सेम पोस्चर बना के बैठ जाना। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, इको ले लिया, इकोप्रेक्सिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो सकती हैं, इसके सिम्टम्स में इंक्लूड हो सकती हैं। और एक सिम्टम्स हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ग्रीमेसिंग। ग्रीमेसिंग का मतलब है ओड फेशियल एक्सप्रेशन, की अजीब तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन देना। ठीक है, ये गंदे गंदे इशारे कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ग्रीमेसिंग। तो कैटाटोनिक जो सिम्टम्स है वो किससे इंक्लूड किए गए हैं हमारे पास, मोटर एक्टिविटी के सिम्टम्स है। किसने ये टर्म दी, कार्ल कहलबम ने। कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आते हैं, तो उसमें हमारे पास स्टूपर, एक्साइटमेंट, कैटालेप्सी, मैनरिज्म, स्टीरियोटाइप, और हमारे पास ग्रीमेसिंग, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास, मोटर एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट सिम्टम के बारे में हमने पढ़ लिया, कैटाटोनिक सिम्टम्स के बारे में। अब हमें एक चीज ये देखनी है कि इतने जो सारे साइन सिम्टम है पेशेंट में कितने प्रेजेंट हो, तब हम ये कहें कि हाँ पेशेंट में कैटाटोनिक सिम्टम्स प्रेजेंट है। एक क्राइटेरिया भी होगा, तो वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर पेशेंट में, अगर पेशेंट में 3 और 3 से ज्यादा, पेशेंट में
तीन या फिर तीन से ज्यादा इनमें से सिम्टम्स पाए जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ कैटाटोनिक सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और ये पेशेंट सिजोफ्रेनिया का हो सकता है। ठीक है, तीन या फिर तीन से ज्यादा, अगर तीन से कम है तो वो हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सूट नहीं करेगा। तो कैटाटोनिक सिम्टम्स आपके कितने प्रेजेंट होने चाहिए? तीन और तीन से ज्यादा सिम्टम्स आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि हाँ पेशेंट में क्या है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। इतना समझ में आया सिम्टम्स के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और सिम्टम्स की। स्लाइड हमारे पास वही आ गई, दूसरी स्लाइड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और होता है हमारे पास 5th नंबर का, सिम्टम्स रिलेटेड टू सुसाइड। ठीक है, सिम्टम्स रिलेटेड टू सुसाइड। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो प्री मैच्योर डेथ का जो कारण है, तो सुसाइड क्या है, सुसाइड इज मोस्ट कॉमन, सुसाइड इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर डेथ, प्रीमेच्योर डेथ इन सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया है उसमें प्री मैच्योर डेथ का जो कारण है वो क्या बनता है, आपका सुसाइड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हम इसका रिस्क देखें कि कितना रिस्क यहाँ पे हो सकता है सुसाइड का। तो रिस्क ऑफ सुसाइड, जो सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट है उनमें कितना रिस्क होता है, तो ये होता है हमारे पास 5%। ठीक है, जो पहले वाली स्टडीज थी उनमें कितना था, ये अर्लियर स्टडीज 10%। अभी रिसेंट में क्या है, वो चेंज हो गया है, रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो आ गया है आपके पास 5%। ठीक है, एंड जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं वो कितने होते हैं आपके पास, 20% अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट कितना होता है, 20%, जबकि जो 5% है वो हमारे पास रिस्क ऑफ सुसाइड होता है। ठीक है, पहले कितना था, 10%, और कोशिश करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास, 20%। क्लियर है भाई? चलिए, तो इसके अलावा सुसाइड और कौन कौन कर सकता है, उसके अलावा मतलब, या फिर हम ये बात करें कि सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट सुसाइड क्यों कर सकता है, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स वहां पे इंक्लूड हो सकते हैं। तो हो सकता है कि और रिस्क फैक्टर सुसाइड के साथ हम बात करें तो पहला इसमें हो सकता है कि एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इलनेस, कि हो सकता है कोई दूसरी बीमारी वहां पे हो, जैसे कि आपका मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन वहां पे हो सकता है, या फिर वो जो सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है वो क्या यूज कर रहा हो, सबस्टांसेस यूज कर रहा हो, उसकी वजह से वो सुसाइड कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, वो यंग मेल हो, यंग मेल में क्या है भाई, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो जिम्मेदारियों से इंसान कभी कभी थक जाता है और वो ऐसा कदम उठा लेता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारे पास पेशेंट में सिम्टम्स ज्यादा आ गए हों, या फिर नेगेटिव सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हों, नेगेटिव सिम्टम्स ठीक ही नहीं हो रहे हों, तो भी पेशेंट में क्या हो सकता है कि जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट है उनमें सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा, हम यहाँ पे एक बार ब्रीफ समराइज कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। हमने सिजोफ्रेनिया का मीनिंग पढ़ा, उसकी DSM-4 के अकॉर्डिंग हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना कि कैसे कैसे सिजोफ्रेनिया चेंज हुआ है, उसका नाम बदला गया है। फिर हमने उसका जो रिस्क फैक्टर्स थे वो हमने पढ़े, रिस्क फैक्टर्स में आपका हेरेडिटरी इंक्लूड है, और बाकी अदर जो साइन सिम्टम, सॉरी, रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमने पढ़े। फिर हमने इसके क्या पढ़े,
सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा 4 सिम्टम्स, फिर हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, फिर हमने पढ़ा नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्टम्स, फिर हमने पढ़ा कैटाटोनिक सिम्टम्स, एंड लास्ट हमने पढ़ा सिम्टम्स रिलेटेड टू सुसाइड। क्लियर है? तो आज की क्लास का सारांश क्या है, ये चीज हमने आज पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को पसंद आएगी। जैसी भी आपको क्लास लगे अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को प्यार देने के लिए। धन्यवाद।